वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीव बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, आप सभी का इस सत्र में स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको विदित है कि आपके जो रिसर्च वर्क है उसमें स्टैटिस्टिक्स के कुछ टूल्स यूज होते हैं, तो आज उसी में हम स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल काई वर्ग परीक्षण, काई स्क्वायर टेस्ट, जिसको हम इस प्रकार लगभग x स्क्वायर से डिनोट करते हैं, इसको अपन सीखेंगे किस प्रकार ये टूल हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकल या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले काई वर्ग परीक्षण है क्या, हमें ये पता होना चाहिए। काई एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है, एक अक्षर है। सबसे पहले इस वितरण की खोज 1875 में प्रोफेसर हेल्मर्ट ने की थी, लेकिन इसका जो प्रतिपादन है विधिवत रूप से वो सन 1900 में कार्ल पियर्सन ने किया था। अब ये है क्या काई स्क्वायर टेस्ट? एक्चुअली आवर्ती वितरण में सार्थकता या सिग्निफिकेंसी को चेक करने के लिए हम जिस टेस्ट का प्रयोग करते हैं उसे अपन काई स्क्वायर टेस्ट के नाम से पुकारते हैं। मीन्स एफओ व एफई में तुलना करने हेतु या कंपैरिजन करने हेतु, एफओ मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड यानी अवलोकित आवर्तियां, और एफई मीन्स फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड यानी कि प्रत्याशित आवर्तियां। तो एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी है उनको अपन जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद इसको चेक करेंगे कि क्या इनमें जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या इनसिग्निफिकेंट है, यानी अंतर महत्वपूर्ण है या इसकी कोई खास बात नहीं है, इतना डिफरेंस हो सकता है। तो ये सब करने के लिए हम इसके लिए काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट में इसका जो बेसिकली जो फॉर्मूला है वो है काई स्क्वायर इक्वल टू एफओ माइनस एफई का स्क्वायर अपॉन में एफई और समेशन सिग्मा, यानी एक्चुअल फिगर में से एक्सपेक्टेड फिगर कम करनी है, फिर हमें उसका स्क्वायर करना है, फिर एफई का भाग देना है, फिर उसका जो टोटल आएगा वो कहलाएगा काई स्क्वायर। अब इसमें कई प्रकार के टेस्ट हम इसमें यूज करते हैं। काई स्क्वायर में कई जगह इसका प्रयोग करते हैं, तो कहां कहां इसका यूज होगा? पहली बात, जब भी हम गुडनेस ऑफ फिट यानी कई बार दो गुण स्वतंत्र होते हैं तो हमें वहां इस टेस्ट को यूज करके बताना है, या कई बार हमें एक्चुअल और एक्सपेक्टेड फिगर का डिफरेंस चेक करना है, तब हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन इस टेस्ट को यूज करने की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। तो कंडीशंस क्या है, कहां इस टेस्ट को अप्लाई करना है? तो पहली बात, n मोर देन 50, यानी n जो है वो 50 से अधिक होना चाहिए। और दूसरी बात, किसी भी सेल की जो फ्रीक्वेंसी है नॉट लेस देन 5 से कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी सेल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए, और n की जो वैल्यू है, जो टोटल हमारे ऑब्जर्वेशंस है, वो 50 से ज्यादा होना चाहिए। हालांकि यदि कोई सेल की फ्रीक्वेंसी 5 से कम होगी तो वहां उसका भी तरीका है। उस केस में अपन येट्स करेक्शन या पूलिंग द फ्रीक्वेंसीज, आवर्तियों का समूहन, पूलिंग द फ्रीक्वेंसी से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेसिक कंडीशंस ये हैं, इन बातों का अपने को ध्यान में रखना है। अब किस प्रकार से हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करेंगे?
तो एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एक सेट प्रोसीजर है काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करने का। किस प्रकार से हम काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करेंगे, क्या इसका प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना ना माननी है। इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस प्रक्रिया, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना पर लेंगे, देन काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे। इसके बाद इसको कंपेयर करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन टेबल वैल्यू, और उसके बाद हम इसका टेस्ट करेंगे कि क्या जो भी हमने नल हाइपोथेसिस लिया है उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंस इसमें सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो एक एग्जांपल से इसको हम समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो about the treatment of 200 patients suffering from a disease, state whether the new treatment is comparatively superior to the conventional treatment। यानी नीचे जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है 200 रोगग्रस्त मरीजों के उपचार के बारे में है। बताइए कि क्या नया उपचार परंपरागत उपचार की तुलना में श्रेष्ठ है। अब हमें ट्रीटमेंट दे रखा है, ट्रीटमेंट अपने को दे रखा है। ट्रीटमेंट दो प्रकार का ट्रीटमेंट है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, न्यू और कन्वेंशनल, न्यू और कन्वेंशनल, न्यू ट्रीटमेंट और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। और नंबर ऑफ पेशेंट्स, इधर नंबर ऑफ पेशेंट्स अपने को दे रखे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स, फेवरेबल रिस्पॉन्स और नो रिस्पॉन्स, फेवरेबल रेस्पॉन्स और नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। 60, 70, 20 और 50, 60, 70, 20 और 50। अब हम इनका टोटल करेंगे दोनों साइड से। टोटल और इधर भी टोटल, 130, 70, ये 200, ये 80, ये 120, ये आपका कैपिटल है। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 200 पेशेंट है, उसमें ये तो नया उपचार है जो नया हमने ट्रीटमेंट किया, और ये कन्वेंशनल है। आपको ये पूछा गया है कि on the basis of information given below about the treatment of 200 patients suffering from a disease, state whether the new treatment is comparatively superior to the conventional treatment। ये जो हमें दे रखा है और नीचे आपको कहता है for drawing your inference use the value of chi-square for 1 degree of freedom at 5% level of significance is 3.84। आपके अनुमान के लिए 5% सार्थकता स्तर पर स्वतंत्र संख्या के लिए या डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए काई स्क्वायर का जो सारणी मूल्य है या जो टेबल वैल्यू है वो 3.84 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को दे रखी है 1, टेबल वैल्यू अपने को कैलकुलेट दे रखी है, करके दे रखी है 3.84 एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल, 5% सिग्निफिकेंस लेवल।
या इसको एट 0.05 भी बोल सकते हैं। तो टेबल वैल्यू अपने को दे रखी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है वो है n-1 और c-1 इंटू r-1। ये जो टेबल वाले क्वेश्चन है इनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। कॉलम कितने हैं, रो कितनी है, तो देखिए ये कॉलम्स है, 2 कॉलम है 2-1 और रो 1 और 1 2, ये तो टोटल है, इनको काउंट नहीं करना है। तो रो भी 2 है 2-1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कैलकुलेट करनी है। ये चूंकि 2/2 टेबल है, 2 ही कॉलम है 2 ही रो है, तो 2-1 इंटू 2-1, सो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो यही अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है, ये हमने इस तरीके से कैलकुलेट करनी है। तो इस इलस्ट्रेशन में या क्वेश्चन में अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हुई है। इससे बड़ी टेबल भी हो सकती है। टेबल ये 2/2 है, 2/3, 3/2 यानी 2 कॉलम 3 रो, या 3 कॉलम 2 रो, 3/3, 3/4, 4/3, कैसी भी टेबल हो सकती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम टेबल वाले क्वेश्चन में आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये जो टेबल है इसको हम बोलेंगे F4 टेबल। ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज है। ये क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज। अब हमें क्या करना है, एक एफई टेबल बनानी है, एक्सपेक्टेड फिगर की टेबल बनानी है। तो इसका तरीका ये है, एज इट इज फॉर्मेट रहेगा। हम इसको ए मान लेते हैं, या A1, ये A2, ये B1, ये B2। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मान लीजिए रो ज्यादा है तो B1, B2, B3, B4, कॉलम ज्यादा है तो A1, A2, A3, A4, इस प्रकार से हम इसको नंबरिंग कर देंगे। इट मींस ये जो वैल्यू है ये क्या है, A1 B1 ये क्या है, A1 B2 ये क्या है, यानी ये है ना, देखिए A1 ये A2 B1 है और ये क्या है A2 B2। ये मैंने आपको समझाने के हिसाब से यहां पर नोट कर दिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड टेबल बनानी है। सेम ऐसे ही इसी प्रकार से आप एक एक्सपेक्टेड टेबल बनाइए। टोटल चेंज नहीं होंगे, टोटल आपके वही रहेंगे। टोटल वही 80, 120 और 200, यानी यही है 130, 70 फिर 200। वही A1, A2, B1, B2। हमें क्या करना है, एक फिगर ये कैलकुलेट कर लेते हैं A1 B1, यानी यदि हमें A1 B1 फाइंड करना है, इसका सीधा सा फॉर्मूला है A1 इंटू B1 अपॉन में n। जो भी फिगर फाइंड करना है, सपोज अपने को ये A1 B1 फाइंड करना है, सो A1 इंटू B1 अपॉन n। तो ये वही रहेगा, फॉर्मेट चेंज नहीं मत करना, न्यू और कन्वेंशनल। तो A1 कितना है 130, B1 कितना है 80 अपॉन में 200। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। A1 130, B1 80, A1 इंटू B1 अपॉन n। ये A1 B1 की वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये एफई का फार्मूला है फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फाइंड करने के लिए। तो ये आएगा 52, ये वैल्यू 52 आ जाएगी। अब जब हमने ये वैल्यू 52 निकाल ली तो बाकी हमें
ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। करना चाहे इसका फॉर्मूला क्या होगा, मान लीजिए हमें A1 B2 फाइंड करना है, तो कैसे निकालोगे, A1 इंटू B2 अपॉन में n, A1 इंटू B2 अपॉन में n। लेकिन जब हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली है, ये 2/2 टेबल है, टोटल हमारे वही रहेंगे, तो बाकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। इधर आएगा 28, इधर भी फाइंड कर लीजिए कितना आएगा 78, इधर भी फाइंड कर लीजिए कितना आएगा 42। तो ये हमें सबसे पहला काम, हमें ये दो टेबल फाइंड करनी है। एक्चुअल फिगर की टेबल गिवन है, एक्सपेक्टेड फिगर हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें काई स्क्वायर टेस्ट के लिए काई स्क्वायर टेबल बनाना है। काई स्क्वायर टेबल, इसका तरीका ये है, आपको सबसे पहले जो वैल्यू है उसी क्रम में लिख लेते हैं। एक तो आपको FO चाहिए, फिर FE चाहिए। तो FO A1 B1 A1 B2 A2 B1 A2 B2। हमें क्या करना है, A1 B1 की जो एक्चुअल फिगर है 60 70 20 और 50, 1 2 3 और 4, ये चारों फिगर मैंने नोट कर ली। अब इन चारों की एक्सपेक्टेड फिगर 52 78 इसी क्रम में, जैसे ये लिखी थी 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 28 और 42। अब आपका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली अपने को चलना है। हमारा प्रोसेस क्या था, सबसे पहले हमें नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना लेनी है। इसको हम डिनोट करते हैं H0 से। तो H0 इक्वल टू F0 अपॉन इक्वल टू FE, यानी FO इक्वल टू FE। ये हम परिकल्पना लेके चलते हैं कि जो हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो एक्सपेक्टेड के बराबर है। यानी कहने का मतलब, जो नया उपचार है और जो पुराना उपचार है उसमें कोई खास अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। हमने ये मान लिया कि जो नया हमारा ट्रीटमेंट है वो नोट सुपीरियर है, और दूसरा हमने माना H1 FO नॉट इक्वल टू FE, मीन्स जो आपका न्यू जो ट्रीटमेंट है वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से सुपीरियर है। लेकिन ये तब होगा जब FO और FE सेम नहीं होंगे, मीन्स डिफरेंस सिग्निफिकेंट आएगा। इफ डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, देन हमारी जो शून्य परिकल्पना है, जो नल हाइपोथेसिस है, वो ठीक है, उसको हमने ठीक माना है। इट मीन्स नए और पुराना जो ट्रीटमेंट है, न्यू और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो ये कैसे पता लगेगा, सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस ले लिया, दो हमने हाइपोथेसिस ली, एक तो शून्य परिकल्पना कि इन दोनों में खास अंतर नहीं है, दूसरा इनमें अंतर है, सेम नहीं है। फिर हमें क्या करना है, टेस्ट करना है। टेस्ट करने का फॉर्मूला आपके सामने है, FO माइनस FE। पहले हमें एक्चुअल फिगर में से एक्सपेक्टेड फिगर लेस करना है, FO माइनस FE। तो देखिए इसमें से ये लेस करें, 8 माइनस 8, ये प्लस का 8 है, ये माइनस 8, फिर माइनस 8, फिर प्लस 8, ये FO माइनस FE। देन FO माइनस FE का स्क्वायर। अब जो आपने एक्चुअल फिगर में से जो एक्सपेक्टेड फिगर लेस किया था
उसका आपको स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होता। 64 64 64। अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली FO माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE, हमें इसको FE से भाग देना है। FO माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE, तो 64 में 52 का डिवाइड करिए। FO माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE, ये आएगा 1.23। देन 64 में 70 का डिवाइड, ये आएगा 0.82। 64 में 20 का डिवाइड, ये आएगा 2.29। 64 में 50 का डिवाइड, ये आएगा 64 में सॉरी FE का डिवाइड, 42 का डिवाइड, ये आएगा 1.52। और इसका जो टोटल होगा, समेशन होगा, वही काई स्क्वायर कहलाएगा। तो काई स्क्वायर का वैल्यू आया 5.86। 5.86। फिर से इसको आप समझिए, बहुत सिंपल ये टेस्ट है। टेस्ट यूज कहां करते हैं? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में यदि हमें कंपैरिजन करना हो, उनमें हमें डिफरेंस चेक करना हो कि क्या एक्चुअल और एक्सपेक्टेड फिगर में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। इसको चेक करने के लिए जिस टेस्ट का यूज किया जाता है उसे ही अपन काई स्क्वायर टेस्ट के नाम से पुकारते हैं। काई स्क्वायर एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है, मैंने बताया। सबसे पहले आपको बताया मैंने, इसे 1900 में कार्ल पियर्सन ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसके बाद इसे प्रैक्टिकली यूज किया जाने लगा, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन मैंने बताई कि जो n की वैल्यू है, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, कैपिटल N, वो 50 से ज्यादा हो, और किसी भी सेल की फ्रीक्वेंसी, ये कॉस्ट या सेल की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आप देखिए 5 से कम नहीं है। हालांकि 5 से कम भी होंगी तो भी हेड करेक्शन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, बट यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। हमने ये 2x2 टेबल है, 2 इसमें कॉलम है, 2 ही रो हैं। मैंने आपको बताया कि कॉलम 3 हो सकते हैं, रो 3 हो सकती है, कॉलम 4 हो सकते हैं, रो 3 हो सकती हैं, 2x2, 2x3, 3x2 या 3x3, 3x4, 4x3, कैसी भी मैट्रिक्स हो सकती है। हमें इसको एज इट इज, एक्चुअल फिगर को हमने एज इट इज लिखा, उसके बेस पे हमने एक्सपेक्टेड फिगर, क्योंकि मैंने कहा कि टोटल सेम होते हैं, टोटल चेंज नहीं करने हैं, 2 ही कॉलम है, 2 ही रो है। एक्चुअल में ये 4 ही फिगर जिनका कंपैरिजन करना है। तो एक फिगर मैंने निकाला A1 B1, कैसे निकाला? A1 into B1 अपॉन में n करके, बाकी मैंने बैलेंसिंग फिगर ले ली। पहले मैंने एक्चुअल फिगर नोट की, FO फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड 60 70 20 50, 60 70 20 50। फिर मैंने जो एक्सपेक्टेड फिगर फाइंड की थी 52 78 28 42। इसके बाद हमें अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चलना है। FO माइनस FE, FO माइनस FE, देन FO माइनस FE का स्क्वायर, और फिर FO माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE, यानी इसमें इसका भाग देना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और समेशन यानी सिग्मा, इसका टोटल, वो काई स्क्वायर है। ये हमारा काई स्क्वायर का कंप्यूटेड वैल्यू है। हमें क्या करना है? सबसे पहले नल हाइपोथेसिस दे दिया मैंने, अब टेस्ट के लिए हमने टेबल बना ली है, और हमने कंप्यूटेड वैल्यू, हमारा जो काई स्क्वायर का कंप्यूटेड वैल्यू है, ये तो टेबल वैल्यू है, और काई स्क्वायर का जो कंप्यूटेड वैल्यू है, कंप्यूटेड वैल्यू वो है 5.86। फिर मैंने आपको बताया कि कंप्यूटेड वैल्यू को कंपेयर करना है टेबल वैल्यू से, तो टेबल वैल्यू के लिए अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए।
ये जो टेबल वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है वो है C-1 इंटू R-1। C का मतलब यहां पर कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और R का मतलब यहां पर नंबर ऑफ रोज से है, नंबर ऑफ रोज। तो जितने कॉलम है, कॉलम कितने थे इसमें, 2 ही थे, ये तो टोटल इसको नहीं काउंट करना है। 2-1 रो कितनी है, 2 है, टोटल को काउंट नहीं करना है। 2-1 इंटू 2-1 1, और पीछे आप इसको चेक करेंगे तो काई स्क्वायर की टेबल होती है अपने बुक में, या आपको अलग से भी वहां अवेलेबल होती है, जिसमें 0.05 का मतलब होता है 5% सिग्निफिकेंसी लेवल और 95% कॉन्फिडेंस लेवल। तो हमें टेबल 5% पर भी दे रखी है, 1% का मतलब 1% सिग्निफिकेंस लेवल और 99% कॉन्फिडेंस लेवल, लेकिन जनरली कुछ नहीं कहा गया हो तो हम 95% जो कॉन्फिडेंस लेवल है या जो 5% सिग्निफिकेंस लेवल है उसे हम बेस्ट मानते हैं। तो उस पर हमारी जो टेबल वैल्यू है ये दे रखी है, अदरवाइज 1 पे आप देख भी सकते हो 3.84। तो 3.84 अपने को क्वेश्चन में गिवन थी, वो हमने फाइंड कर ली। अब इसको कंपेयर करना है कंप्यूटर वैल्यू से। कंक्लूजन कैसे फाइंड करना है, इफ कंप्यूटर वैल्यू लेस देन टेबल वैल्यू, यानी ये आपकी टेबल वैल्यू है 3.84, यदि आपका कंप्यूटर वैल्यू इससे कम है सो डिफरेंस इज इनसिग्निफिकेंट, इसका मतलब अंतर महत्वपूर्ण नहीं है, सार्थक नहीं है, जो भी डिफरेंस है वो ऐसे ही है, कोई खास बात नहीं है उसमें, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इट मींस आपने जो नल हाइपोथेसिस लिया वो ठीक है, यानी जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से जो न्यू ट्रीटमेंट है वो सुपीरियर नहीं है, बट यहां ऐसा नहीं है, यहां कंप्यूटेड वैल्यू मोर देन टेबल वैल्यू, बिकॉज कंप्यूटेड वैल्यू मोर देन टेबल वैल्यू। तो मैं लिख देता हूं, इफ computed value more than table value, then difference is significant, or if computed value less than table value, then difference is insignificant. If computed value more than table value, यहां computed value table value से ज्यादा है, जो काई स्क्वायर का कंप्यूटेड वैल्यू है वो 5.86 है, जबकि काई स्क्वायर का टेबल वैल्यू 3.84 है। बिकॉज कंप्यूटेड वैल्यू मोर देन द टेबल वैल्यू सो डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। इट मींस आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो सही नहीं है, आपने जो दूसरा हाइपोथेसिस दिया था कि इनमें डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, ज्यादा है, इट मींस जो कन्वेंशनल से जो न्यू ट्रीटमेंट है वो सुपीरियर है। तो हम ये कहेंगे कि हमने जो शून्य परिकल्पना ली थी, जो नल हाइपोथेसिस लिया था वो सही नहीं है। इट मींस जो दोनों ट्रीटमेंट है वो सेम नहीं है, जो न्यू ट्रीटमेंट है वो सुपीरियर है कन्वेंशनल की कंपैरिजन में, बिकॉज कंप्यूटेड वैल्यू मोर देन द टेबल वैल्यू सो डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। तो इस प्रकार से हमें इसको कंपेयर करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझ आ गया होगा। तो मैंने एक ये सिंपल टेबल का 2x2 का क्वेश्चन करवाया है। मान लीजिए 2x3 टेबल है, कॉलम 2 की बजाय 3 है, तो हमें 1 और 1 2 वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, बाकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगी। रो ज्यादा है तो भी हमें यानी जिस जिस वैल्यू की जरूरत है, जो भी वैल्यू फाइंड करनी है, A1 B1 करना है तो A1 इंटू B1 अपॉन N, A1 B2 करना है तो A1 इंटू B2 अपॉन N, A2 B1 करना है तो A2 इंटू B1 अपॉन N,
A1 A3 करना है, A1 B3 करना है, तो A1 इंटू B3 अपॉन N। तो कहने का मतलब जो भी कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट हो जाएगी। और बाकी का जो टेबल है वो बहुत सिंपल है। एक्चुअल फिगर लिखें, उसी के सामने उसकी एक्सपेक्टेड फिगर लिखें, एक्चुअल में से एक्सपेक्टेड कम कर दें, फिर एक्चुअल में से जो एक्सपेक्टेड कम की है उसका स्क्वायर करें, फिर FO माइनस FE के स्क्वायर में FE का भाग दे दें, और फिर इसका टोटल कर लें। तो टोटल जो होगा वही समेशन जो होगा वही काई स्क्वायर का कंप्यूटेड वैल्यू आएगा। इसको कंपेयर करना है टेबल वैल्यू से। अब इसी में मैंने बात की थी, इसकी जो कंडीशंस थी उसी का एक छोटा सा एग्जांपल, येट करेक्शन या पूलिंग का फ्रीक्वेंसी कैसे होता है। तो ये दोनों बातें अपन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मैं गुडनेस ऑफ फिट का सवाल, ये तो मैंने टेबल वाला क्वेश्चन बताया है। टेबल के अलावा दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे करेंगे। तो एक इसमें इलस्ट्रेशन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स दैट अकर्ड ड्यूरिंग द वेरियस डेज ऑफ द वीक। निम्न सारणी में किसी सप्ताह में जो दिन होते हैं उसमें विमान दुर्घटनाओं की संख्या दी गई है। तो डेज अपने को दे रखे हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दे रखे हैं। डेज हमें दे रखे हैं, डेज 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 अपने को दे रखे हैं, डेज संडे, ऐसे ही मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। ये अपने को 7 डेज में जो एक्सीडेंट्स हुए, एक्चुअल फिगर अपने को गिवन है 14, 16, 8, 12, 11, 9, 14, और टोटल दे रखे 84। एक्चुअली हम ये जो 1 लेस करते हैं, मैंने यहां भी बताया था कि C-1 इंटू R-1, और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है N-1। 1 इसीलिए लेस करते हैं क्योंकि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड फिगर का टोटल सेम होता है, इसलिए 1 लेस किया जाता है। कई बार इनका मीन भी सेम होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम होता है, तो उस केस में एक टोटल के लिए, एक मीन के लिए, एक स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी N-3। ये ध्यान रखना है, जनरली N-1 करते हैं क्योंकि टोटल सेम है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड फिगर है इसका टोटल भी 84 ही आएगा। कैसे? इसमें ये कहता है कि फाइंड वेदर द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। ये बताना है कि क्या एक्सीडेंट जो है वो पूरे सप्ताह में बराबर रूप से वितरित है। तो बराबर का मतलब ये है, हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, एक्सपेक्टेड फिगर जो निकालेंगे, FE जो निकालेंगे, 84 एक्सीडेंट है, 7 डेज में है, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना आएगा 12। इट मींस हम ये मान के चलते हैं कि प्रत्येक दिन 12 एक्सीडेंट होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं, और नल हाइपोथेसिस में मैं यही मानूंगा कि जो एक्सीडेंट की फिगर है वो सेम है, यानी एक्सीडेंट्स आर सेम, यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सेम है।
ये मैंने परिकल्पना ले ली, शून्य परिकल्पना मान ली। अब दूसरा मैंने लिया कि ये सेम नहीं है। इफ कंप्यूटेड वैल्यू लेस देन द टेबल वैल्यू देन डिफरेंस इज इनसिग्निफिकेंट। इट मींस जो आपने हाइपोथेसिस दिया वो ठीक है, यानी कहने का मतलब जो वीक के डेज हैं डेली लगभग एक्सीडेंट, जो एवरेज एक्सीडेंट है उसके इक्वल होते हैं, तो इसका जो एवरेज है उसके बराबर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमें क्या करना, तरीका वही है, FO माइनस FE, इसमें से ये लेस करना है अभी जो बताया। तो FO माइनस FE कितना आएगा, -2, सॉरी प्लस का 2 है ये, फिर प्लस का 4, माइनस का 4, 0, माइनस का 1, माइनस का 3 और प्लस का 2। फिर FO माइनस FE का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लीजिए, 4, 16, 16, 0, 1, 9 और 4। अब FO माइनस FE का स्क्वायर अपॉन FE, इसमें इसका भाग दीजिए, 4 में 12 का डिवाइड करें 0.33, 16 में 12 का डिवाइड करें 1.33, फिर 16 में 12 का डिवाइड करें 1.33, 0 में 12 का डिवाइड करें 0, फिर 1 में 12 का डिवाइड करें जाएगा 0.08, फिर 9 में 12 का डिवाइड करें 0.75 और 4 में 12 का डिवाइड करें 0.33 और इसका टोटल लगा लें 4.15। देखिए मैंने आपको जो प्रोसेस बताया उसमें यही था कि सबसे पहले आप नल हाइपोथेसिस ले। मैंने ये माना कि जो एक्चुअल फिगर है और जो एक्सपेक्टेड है वो सेम है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और दूसरा, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड सेम नहीं। ये कैसे पता लगेगा, जब हम काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट करते किस लिए हैं, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में कंपेयर करने के लिए कि जो इनमें डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, इसको चेक करने के लिए ही काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां भी हमारी कंडीशन पूरी हो रही है, n मोर देन 50 है और कोई भी फ्रीक्वेंसी 5 से कम नहीं है, 5 से कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई 5 से कम है। तो अब हमें क्या करना है, नल हाइपोथेसिस ले लिया, काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, टेबल वाले क्वेश्चंस में तो मैंने क्या बताया था, C-1 इंटू R-1, C-1 इंटू R-1, लेकिन इन क्वेश्चनों में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है N-1। N का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, स्मॉल n जितने ऑब्जर्वेशन हमें दे रखे हैं 7 है, तो 7 - 1 6, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। हमें 6 पे टेबल वैल्यू देखनी है कि 6 पे टेबल वैल्यू कितनी है। तो 6 पर जो काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू है वो है 12.6 या 12.59 दे रखी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 पर 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर जो टेबल वैल्यू है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने फाइंड कर ली 6 और जो टेबल वैल्यू है वो है 12.59। टेबल वैल्यू कितनी है, 12.59। अब 12.59 टेबल वैल्यू है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर और हमारा कंप्यूटर वैल्यू कितना है 4.15। तो मैंने आपको ये बताया कि इफ कंप्यूटर वैल्यू लेस देन टेबल वैल्यू, ये टेबल वैल्यू ज्यादा है कंप्यूटर वैल्यू कम है, तो ये हमारी एक लिमिट है। इफ कंप्यूटेड वैल्यू लेस देन टेबल वैल्यू, तो यदि हमारा कंप्यूटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है तो डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट है। सो डिफरेंस इज इनसिग्निफिकेंट इफ कंप्यूटेड वैल्यू लेस देन टेबल वैल्यू, सो डिफरेंस इज इनसिग्निफिकेंट। इट मींस हमने जो हाइपोथेसिस दिया, नल हाइपोथेसिस, वो ठीक है। एक्चुअल और जो एक्सपेक्टेड फिगर है उसमें जो अंतर है वो खास नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, सार्थक नहीं है। इट मींस एक्चुअल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लगभग सेम है, या अपन ये कह सकते हैं कि जो एक्सीडेंट्स है इक्वली वीकली जो है लगभग इक्वली हो रहे हैं।
बराबर से ही हो रहे हैं, कोई इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो ये मैंने एक आपको पहले टेबल वाला क्वेश्चन करवाया, अब सिंपल सीरीज वाला जिसमें हमें वैल्यू दे रखी थी वो करवा दिया है। अब बात आती है कि यदि कोई फ्रीक्वेंसी 5 से कम हो किसी सेल की, या कोई गिवन सीरीज में फ्रीक्वेंसी 5 से कम हो, इसको कैसे करना है? तो उसको बोलते हैं पूलिंग द फ्रीक्वेंसी। इस टेबल में करना हो तो पूलिंग द फ्रीक्वेंसी, और ऐसी टेबल में करना हो तो येट करेक्शन। तो येट करेक्शन की भी कंडीशन है कि ये 2/2 टेबल भी होता है। पहली बात तो येट करेक्शन केवल 2/2 टेबल में ही होता है, और किसी सेल की फ्रीक्वेंसी 5 से कम हो तो ही होता है। कैसे करते हैं? तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें तो क्या है, मान लीजिए 4 होती और ये भी मान लेते मैं 4 होती, दोनों मैंने 4 मान ली। तो क्या करते हैं अपन, पूलिंग द फ्रीक्वेंसी का मतलब इसको साथ वाले में मर्ज कर देना है। तो हम ये मानते हैं कि ये दोनों एक्चुअली दोनों कितनी होगी, मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इन दोनों को मर्ज कर देंगे, ये है पूलिंग द फ्रीक्वेंसी। यानी ये कितना मानेंगे 20 और इधर कितना मानेंगे 30। उसी के अकॉर्डिंगली फिर हमें एक्सपेक्टेड फिगर फाइंड करनी है। तो फिर हमारा जो n होगा 1 2 3 4 और 5, यानी n जो है वो 5 हो जाएगा। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 - 1 4 हो जाएगी। तो पूलिंग द फ्रीक्वेंसी इस प्रकार की जो सीरीज वाले क्वेश्चन है उसमें करना है। और येट करेक्शन, मान लीजिए यहाँ ये 2 है, यदि किसी भी सेल की फ्रीक्वेंसी 5 या 5 से कम है तब ये होता है 2/2 में ही होता है। तो फिर हमें क्या करना है, पहला काम तो वही करना है, एफई टेबल तो वैसे ही बनाना है। फिर एक कॉलम बढ़ जाएगा, दो तरीके होते हैं हालांकि, तो उसमें फिर अपने को क्या करना है, पहला काम वही, आप एफओ नोट कर लेना, फिर एफई नोट कर लेना, फिर एफओ माइनस एफई कर लेना, एक स्टेप बढ़ जाएगा हमारा। फिर हमें क्या करना है, एफओ माइनस एफई प्लस माइनस इग्नोर और -0.5, और फिर इसी कॉलम का हमें स्केयर करना है, एफओ माइनस एफई प्लस माइनस इग्नोर -0.5 इसका स्क्वायर, और आगे का प्रोसीजर सेम है। फिर एफओ माइनस एफई का स्क्वायर अपॉन में एफई, इसी कॉलम में बाद में एफई का भाग दे देंगे। तो यदि येट करेक्शन करना है 2/2 में होगा, और उस कंडीशन में होगा यदि किसी सेल की फ्रीक्वेंसी 5 से कम है। तो एक तरीका तो ये है कि सीधा हम पहले वाली टेबल उसके अकॉर्डिंगली बना लें और यहाँ पर करेक्शन कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि जो सबसे कम वाली फिगर है उसमें हम 0.5 ऐड कर दें, यानी इसको कितना मान लें 2.5, उसके अकॉर्डिंगली ये सारी कम ज्यादा हो जाएंगी। तो दो तरीकों से येट करेक्शन हो सकता है, एक तो जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है उसमें 0.5 ऐड कर दें, बाकी उसके अकॉर्डिंगली एफओ टेबल बना लें, फिर उस एफओ के अकॉर्डिंगली एफई बना लें, बाकी सेम रहेगा। और दूसरा तरीका, यहाँ चेंज नहीं करें, एफओ एफई एफओ माइनस एफई, और एफओ माइनस एफई जो आया था उसमें प्लस माइनस को इग्नोर करके सब में 0.5 कम कर दें, और फिर जो 0.5 कम करने के बाद आया उसका स्क्वायर कर दें, और उसके बाद एफओ माइनस एफई का जो स्क्वायर आया उसमें एफई का भाग दे दें, फिर उसका टोटल कर ले, वो हमारा काई स्क्वायर होगा। बाकी का प्रोसीजर सेम है। मेन आपको यही ध्यान रखना है, यदि हमारा कंप्यूटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है देन डिफरेंस इज इनसिग्निफिकेंट, इट मींस आपका नल हाइपोथेसिस ठीक है। और यदि आपका कंप्यूटर वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा है देन डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, इट मींस जो आपने नल हाइपोथेसिस लिया है, शून्य परिकल्पना ली है, वो ठीक नहीं है। तो ये था काई स्क्वायर टेस्ट, जो कि रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेनली आपको मैंने बताया एक्चुअल और एक्सपेक्टेड फिगर में कंपेयर करने के लिए हम इस टेस्ट का यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।